नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि प्रदेश का युवा शिक्षित होगा तो प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में द्वितीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया और जीवन में किताबों के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित यवनिका पार्क में बिजली कंपनियों के तत्वाधान में 6 अन्य विभागों की तरफ से आयोजित द्वितीय पंचकुला पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस मेले में राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट का भी विशेष योगदान है। पुस्तक मेला 22 जनवरी तक चलेगा। मेले में लगभग 100 प्रकाशकों में स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी आदि भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध होंगी। ज्ञान की रोशनी से रोशन होता हरियाणा, विद्युत प्रवाह से ज्ञान प्रवाह पुस्तक मेले की थीम है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि पुस्तकें ज्ञानवर्धक होती हैं, ज्ञान का वाहक होती हैं। जब हमें समय मिले पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक ज्ञान हासिल करने के लिए पुस्तकें हमें जरूर पढ़नी चाहिए। ज्ञान शाश्वत होता है। प्राचीन काल में भावी पीढ़ी को ज्ञान देने के लिए श्रुति ज्ञान का सहारा लिया जाता था। पुस्तकें हमें मानसिक तनाव से भी दूर करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तकें हमारे ज्ञान में वर्धन करके हमें संस्कार भी देती हैं और हमारे जीवन को बदलने की शक्ति पुस्तकों में होती है। एक बहुत ही विशेष ये अवसर आज जो मुझे मिला है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं लगातार, कई बार तो व्यक्ति को आभास नहीं होता कि हम जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं कितना उसका महत्व है। व्यक्ति जब से भी इस संसार में आया, समाज की कल्पना हुई, समाज के विभिन्न लोगों को ज्ञान की अनुभूति हुई। बहुत उसके कारण होते हैं। जन्मजात ज्ञान होता है, कोई हमारे गुरुजन, शिक्षकजन, संत महात्मा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पुस्तकालयों में आध्यात्मिक, खेल, संस्कृति और साथ ही कहानी, कथा, व्यंग्यकारों सहित विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। हर व्यक्ति को पुस्तकें जरूर लेनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, स्वागत या अभिनंदन के समय बुके नहीं बल्कि बुक देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में भी पुस्तकालय खोला गया है। अधिकारी व मीडिया कर्मी भी यहाँ से पुस्तकें ले रहे हैं, जिससे पुस्तकें पढ़ने का अभ्यास ज्यादा हो सके। ये भी ठीक है कि पुस्तकें इतनी हो गई हैं, कई बार तो पुस्तकों का चयन करना ही कठिन हो जाता है, कौन सी पढ़ें कौन सी न पढ़ें। उसके लिए विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय बनाए गए हैं। पुस्तकालय का थीम होता है, ये विज्ञान की पुस्तकालयों का थीम है, ये धार्मिक पुस्तकों का है, ये आध्यात्मिक पुस्तकों का है, ये खेल की पुस्तकें हैं, ये गीतों की पुस्तकें हैं, ये कहानियों की पुस्तक है, ये व्यंग्यकारों की पुस्तक है। तो ऐसी पुस्तकों के अलग अलग जो श्रेणियां हैं जहां से हमको उपलब्ध होती है, जो हमारी रुचि है उसके हिसाब से हमको वहां से पुस्तक लेनी चाहिए। मुझे पुस्तकें बहुत मिलती हैं, भेंट में बहुत पुस्तकें दे देते हैं लोग। खास करके मोदी जी ने जब ये कहा कि बुक्के नहीं बुक दो, लोग बुक्के पकड़ाने लगते थे, तो जब उन्होंने आह्वान किया तो सब लोग जिनको ध्यान में आया वो बुक्के की बजाय बुक देनी शुरू कर दी। किताबें बहुत हो गई। मैंने अपने आवास पर संत कबीर कुटीर, वहां पर एक पुस्तकालय बनवाया, बड़े शौक से बनवाया था कि मेरे से तो उतना समय नहीं है कि सब पुस्तकें पढ़ूं, लेकिन आने जाने वाले उनको लाभ मिलेगा। लेकिन थोड़ा मुझे कष्ट इस बात का कहते हुए हो रहा है
कि रुचि कम है पुस्तकें पढ़ने की। वो पुस्तकें इकट्ठी तो मैंने कर ली, बहुत निवेदन किया हमने, अपने अधिकारियों को किया, अपने राजनीतिक जो कार्यकर्ता उनको किया, हमने अपने पत्रकारों किया, सबको किया, भाई इसका लाभ उठाया करो। लेकिन अनुभव ये आया कि वह अखबार आते ही पढ़ते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, पुस्तक पढ़ने का अभ्यास कम है। तो मैंने हमारे अमित अग्रवाल जी बैठे, इनको कहा कि भाई इस पुस्तकालय को कहीं अच्छी जगह पर ऐसे लगाओ जहां आने जाने वाले लोग उसको पढ़ सकें। और यहाँ जो पुस्तकालय बना, अगर कुछ पुस्तकें पी के दास जी आपको चाहिए तो हमारे पुस्तकालय में बहुत बढ़िया पुस्तकें मिलेंगी आपको। मैंने आज देखा कि बहुत लोग पुस्तकें देना चाहते थे, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरे पास जाके डंप हो जाएंगी। मैंने निवेदन किया कि पुस्तक वहां दो, उनको दो जहां पढ़ने के लिए किसी की रुचि हो। कभी कभी मन करता हम पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर कोई ऐसा विशेष बात, संस्कार मिले। मैंने आज ही पी के दास जी को कहा कि राग दरबारी एक पुस्तक मैंने सुनी है, जरा ला के दो मुझे। तो राग दरबारी बड़ा आनंददायक एक विषय है कि वो राजनीतिकों को भी पढ़नी चाहिए और अफसरों को भी पढ़नी चाहिए। एक अफसर ने लिखी है, शिवलाल शुक्ल, रिटायर्ड IAS है। तो वो खुद बताते हैं कि व्यक्ति यानी समाज में जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उनको कितनी तकलीफें होती है। उस तकलीफ को हल करने के लिए अगर कोई अधिकारी ठान ले तो फटाफट हो जाती है। और कोई अधिकारी किसी नागरिक को घुमाना चाहे तो कैसे कैसे जलेबी बना के उसको घुमाता है, वो सारा ज्ञान दिया हुआ उसमें। तो वो ज्ञान लेने के लिए अधिकारियों को भी पढ़नी चाहिए, राजनीतिकों को भी पढ़नी चाहिए, आम नागरिक को भी पढ़नी चाहिए। अगर उसमें से कुछ हम प्राप्त करके और कुछ व्यवस्था को ठीक कर सके तो सबका भला हो जाएगा। हर पुस्तक में से कुछ ना कुछ एक सार मिलता है, कहानी मिलती है। एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, राष्ट्र जीवन की दिशा, पंडित दीनदयाल जी के द्वारा लिखे उसमें लेख थे कि व्यक्ति को राष्ट्र जीवन की दिशा प्राप्त करनी तो सोच कैसी होनी चाहिए। हमारे ग्रंथ, हमारा साहित्य भरा पड़ा है ज्ञान का। अब गीता जी को ले लीजिए, गीता के 700 श्लोक हैं, हर एक श्लोक का अपना एक महत्व है। मैंने जीवन में एक अध्याय 2 का 47 नंबर श्लोक है, पूरा श्लोक की बजाय एक पंक्ति पढ़ करके जीवन में उतार ली, उससे जीवन बदल गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये आधी पंक्ति है उस श्लोक की, यानी एक पंक्ति है 2 पंक्तियों में से आधा श्लोक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पुस्तकें ज्ञान का वाहक होती हैं, पुस्तकों की आत्मा उनकी भाषाओं में होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोगों को पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे सभी के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव हो। आज के इस अवसर पर तो मैं यही कहूंगा कि ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान का वाहक ये पुस्तकें होती हैं। और पुस्तकें भी जैसा मैंने बताया उनकी आत्मा उनकी भाषा में होती है। भाषा कैसी लिखी है और लिपि कौन सी लिखी है, व्यक्ति जो बढ़िया समझ सके वही पढ़े। केवल दिखाने के लिए इंग्लिश की पुस्तक लेके बैठ गए, पता नहीं समझ आ रही कि नहीं आ रही, लोगों को दिखना चाहिए इंग्लिश की पुस्तक पढ़ा है। जो पुस्तक समझ में आए, भाषा हिंदी समझ में आए हिंदी पढ़ो, उर्दू समझ में आए उर्दू पढ़ो, पंजाबी समझ में आए पंजाबी पढ़ो, इंग्लिश समझ में आए अच्छी तो इंग्लिश भी पढ़ो। इंग्लिश पढ़ना मना नहीं है, लेकिन लोक दिखावे के लिए कुछ नहीं करना। पुस्तक में से जो हमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुलभता हो। कई बार अधूरा ज्ञान, अल्प ज्ञानी व्यक्ति कुछ का कुछ कर बैठता है। मैं अभी उर्दू के स्टॉल पर गया तो मैंने उनको बताया कि एक वाक्य बोला, वो सब सहमत हो गए उससे। वो वाक्य है, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाए, जुदा खुदा हो जाए। ये उर्दू का वाक्य है। एक नुक्ता ऊपर लगा दो तो जुदा बन जाएगा, वो नीचे लगा दो तो जुदा बन जाएगा। अर्थ एकदम विपरीत है। तो इस अक्षर ज्ञान और भाषा ज्ञान का होना भी पुस्तक पढ़ने के लिए जरूरी है। और जितना अच्छा ज्ञान से पुस्तक पढ़ेगा आपके जीवन को बहुत लाभ होगा। आज के इस अवसर पर हमारे जितने विभाग हैं, यानी केवल ऊर्जा विभाग नहीं तो 6-7 विभागों ने मिल करके दूसरा ये मेला, पुस्तक मेला पिछले साल भी लगाया था, इस साल भी लगाया है। और मैं तो अच्छा मुझे प्रभावशाली मेला लगा है कि 100 पब्लिशर, तो 100 पब्लिशर की, मान लो अगर एक पब्लिशर की अगर 20-20 किताबें भी हों तो 2000 प्रकार की किताबें इस मेले में दिख रही है हमको मिलने में। अपने मनपसंद किताबें वहां ले जाइए, खरीदिए। इन सब विभागों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने एक अवसर पंचकुला निवासियों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि प्रदेश की जनता और प्रदेश का विकास लगातार होते रहना चाहिए, जिसमें ज्ञान की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
और इसके लिए हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है ताकि हरियाणा के ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित भी किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश की जनता को अपना परिवार समझकर काम करते हैं। लगातार इसका परिणाम वर्तमान में धरातल पर जनता को लाभ और विकास के रूप में मिल रहा है। पानी के विषय पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में मुख्य सचिव के साथ बैठक की। बैठक में अन्य विभाग के अधिकारी और मंत्री भी मौजूद रहे। हरियाणा में भूजल संकट और पानी की निर्बाध आपूर्ति को लेकर के इस बैठक में मंथन किया गया। जल ही जीवन है, इस कथन का असल महत्व अगर किसी ने समझा है तो वो है हरियाणा की मनोहर सरकार। अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें पानी को बचाना है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने ऐसे अनगिनत सफल प्रयास किए हैं जिससे भूजल स्तर में काफी सुधार हुआ है, लेकिन जल की पूर्ति अभी भी पूर्णतः नहीं हो पा रही। हरियाणा सरकार ने जहां मेरा पानी मेरी विरासत योजना का आगाज किया था, तो वहीं किसानों को कम पानी की फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा किसानों को इंटीग्रेटेड सिंचाई सिस्टम अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। साथ ही हरियाणा को पानी की कमी ना रहे, इसके लिए चाहे वो एसवाईएल की लड़ाई हो या अन्य राज्यों से सामंजस्य बिठाकर पानी की आपूर्ति करना, हरियाणा की मनोहर सरकार ने हर वो प्रयास किया है जिससे पानी की आपूर्ति हो रही है और इसके सफल परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। साथ ही समय समय पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जमीनी हालात भी जानते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक की। इसमें तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, मंत्री कंवरपाल गुर्जर, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला, पंचायत मंत्री, कृषि मंत्री जेपी दलाल के अलावा कई मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले दिनों हरियाणा निवास में हिमाचल और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी के बीच पानी को लेकर बैठक हुई। उसी बैठक में बातचीत को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है। मीटिंग में हिमाचल प्रदेश से किमाऊ डैम को लेकर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर मंथन हुआ। इसके अलावा केंद्र और हरियाणा सरकार की तरफ से लोगों को पानी के लिए जागरूक करने के लिए समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। कुछ महीने पहले अमृत जल क्रांति कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन जन को पानी के महत्व के बारे में बताया और बताया कि कैसे हम बूंद बूंद बचाकर अपने आने वाली पीढ़ियों का भला कर सकते हैं। जो विचार अभी तक बहुत समय से लगातार चल रहा है विभिन्न विभागों में, और जो हमारा टारगेट है, जो लक्ष्य है कि हम पानी को कैसे बचाएं, पानी का किस प्रकार से उपयोग करें, पानी का जो संकट है उससे हम स्वयं भी बचें और अगली पीढ़ी उसको भी हम बचाएं, तो ये पर्यावरण बचाने की दृष्टि में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे तो प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं उन सब की ओर ही हमको ध्यान देना है। मैं ऐसे प्राकृतिक जितने भी हमारे भाग हैं उनको सबको जोड़ करके कई बार उसका एक विश्लेषण किया करता हूं। अगर उसको 5 जैसे तत्व हैं प्रकृति के, भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है और नीर है, अगर इन 5 को इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो ये भगवान बनता है। वह भूमि, गए गगन, वह वायु, अग्नि और न नीर। तो भगवान के इन 5 तत्वों को बचाना, सुरक्षित रखना, ये हमारे जीवन के लिए वर्तमान में भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे चिंतित केवल हम हैं ऐसा नहीं है, पूरा विश्व इन चीजों से चिंतित है, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं जो कोई भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांटी जा सकती। इसका एक स्थान का प्रभाव भी दूसरे स्थान पर पड़ता है। तो इसलिए
ऐसा कलेक्टिवली हमको इन चीजों की चिंता करनी होगी और उसमें सबको उसके परिणाम के प्रति आगे बढ़ने के लिए एक संकल्प लेना होगा। पानी का उपयोग सबसे ज्यादा कृषि के लिए होता है, जैसा बताया गया 86 से 90% अलग अलग उसके विषय आ रहे हैं। शायद बागवानी मिला करके 90-92% होगा, कृषि में 86% होगा। 8% पानी अलग है जिसका उपयोग हम पीने के लिए या उद्योग के लिए या दैनंदिन जीवन के लिए अन्य उपयोग भी होते हैं, तो उन सब उपयोग के लिए। और एक पानी का एक हिस्सा वायु में भी वाष्पीकरण के माध्यम से भी उसका उपयोग होता है। वाष्पीकरण जो होता है, पानी उसमें लगता है, ये भी कोई बेकार का ऐसा वो नहीं है कि भी उसके कारण से पानी हमारा चला गया तो नुकसान हो गया। वो भी एक महती आवश्यकता है जीवन के लिए। अगर ये मॉइस्चर ना हो वायुमंडल में तो हमारा शरीर जो है सूर्य की गर्मी से जल भुन सकता है। तो इन सब चीजों के लिए जो उपयोग हो रहा है उसका एक सम्यक संतुलन बनाना, कहीं किसी कारण से कल को ऐसा संकट ना आ जाए कि पीने के पानी के लिए तरस जाए हम। सबसे पहली आवश्यकता पीने के पानी के मनुष्य को, और साथ ही अन्न की आवश्यकता है। तो अन्न भी जरूर चाहिए, पानी के बिना अन्न भी नहीं होगा। वाष्पीकरण जरूर चाहिए, नहीं तो शरीर की त्वचा वो जल जाएगी। और सामाजिक कामों में एक नागरिक के नाते जो हमारी आवश्यकताएं हैं दैनंदिन जीवन की, कपड़े भी धोने हैं, सफाई भी करनी है, हमको गाड़ी की सफाई भी करनी है, हमको फर्श भी धोना है, हमको सारी चीजों के लिए पानी चाहिए। उद्योग के लिए पानी चाहिए, उद्योग में पानी नहीं मिला तो हम उन चीजों से वंचित हो जाएंगे। तो इन सब चीजों के उपयोग के लिए हम जो ये कर रहे हैं, अब इसमें 2-3 बातों का ध्यान करना है कि हमारे पास पानी है कितना। प्रेजेंटेशन में काफी कुछ बताया गया कि इतने करोड़ लीटर हमारे पास पानी है, हमारी आवश्यकता कितनी है, इतने करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता है। तो 14 लाख करोड़ लीटर की ये कमी बताई गई है। अब 14 लाख करोड़ लीटर की अगर कमी है तो इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? पूरा करने के 2 ही तरीके हैं, या तो हम इसका स्रोत बढ़ाएं, पानी की मात्रा बढ़ाएं। पानी कृत्रिम तौर पर नहीं बनाया जा सकता। कोई कहे कि हम पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला करके पानी की फैक्ट्रियां लगाने पानी बढ़ना शुरू हो जाए, नियर टू इम्पॉसिबल। दूसरा रास्ता बचता है, पानी का उपयोग ठीक कम करें, और उसी के साथ तीसरा है उसका प्रबंधन ठीक करें। प्रबंधन में कहीं पानी ज्यादा उपयोग हो रहा है, कहीं पानी की कमी है। हमारे हरियाणा में देख लें कि खेती के लिए भी बहुत सा क्षेत्र ऐसा है जहां सिंचाई के लिए एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचा पाए थे कुछ साल पहले तक। और एक एरिया ऐसा है वाटर लॉगिंग के कारण से हमेशा खेत डूबे रहते हैं और फसल इसलिए नहीं होती, पैदा भी होती है तो बाद में वर्षा में पानी वहां खड़ा हो जाएगा और उसके बाद फसल नष्ट हो जाएगी। तो इसका एक प्रबंधन ठीक हो। फिर उसी के साथ अगला विषय है कि उस पानी का उपयोग तो कम करें ही करें, उसको जैसे रिड्यूस द यूटिलिटी ऐसा कहा। दूसरा है उसको रिसाइकल करें। पानी उपयोग होने के बाद भी उसको रिसाइकल करके उसकी मात्रा को पुनः उपयोग किया जा सकता है, रीयूज। मानो ये 14 लाख करोड़ लीटर, इसको यदि यूज हुए पानी को अगर रिसाइकल करके उसमें कुछ कितना हो सकता है वो एक गति के हिसाब से हम आएंगे। कुछ चीजें तो करनी शुरू की है हमारे सभी डिपार्टमेंट्स ने, लेकिन इसकी गति को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा ताकि इस ओर हम बढ़ेंगे तो जो 14 लाख करोड़ लीटर की जो हमारी आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सकें। अब नए नए प्रयोग भी हम जो कर रहे हैं उसमें भी, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत, फसल का विविधीकरण, धान के बजाय दूसरी फसलें बुआई करें। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के किसानों को जिन्होंने इस अपील पर काम करते हुए लगभग 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा एकड़ को विविधीकरण के कारण से धान के बजाय दूसरी फसलों पर वो आए हैं, तो उसका लाभ हुआ है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, DSR, इसके ऊपर भी आए हैं। तो ऐसे ही अन्य सब फसलें जिसका पानी
का उपयोग जहां कम होता है वो फसलें लेकर के आएंगे तो इसका निश्चित रूप से लाभ होगा। हरी खाद की बात बताई है, प्राकृतिक खेती की बात बताई है, इससे भी किसान बंधुओं को हमको अपील करनी पड़ेगी कि इस ओर आएंगे तो ये उपयोग हमारा जो 86% है उसको जितना कम हम कर पाएंगे उतना अन्य चीजों में उपयोग होगा। क्योंकि पीने की पानी, जैसे मैंने बताया, प्राथमिकता है और ये पीने की पानी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। खास तौर पर हम दिल्ली के 3 तरफ हैं। दिल्ली के पानी की जब भी आवश्यकता बढ़ती है, भले जो उनका शेयर निश्चित है वो कम है, लेकिन अंतोगत्वा चाहे सुप्रीम कोर्ट कहेगा चाहे कोई भी कहेगा कि इनके पीने के पानी की आपूर्ति करो। आज भी हम 250 क्यूसेक पानी केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण से अपने हिस्से में से उनको दे रहे हैं। कल को ये आवश्यकता मेरी गुरुग्राम की बढ़ने वाली है, ये फरीदाबाद की भी बढ़ने वाली है, ये आवश्यकता सोनीपत की भी बढ़ने वाली है, ये हमारे पंचकुला की भी बढ़ने वाली है। जहां जहां तेजी से यानी शहरीकरण हो रहा है उस हिसाब से इन शहरों की आवश्यकता बढ़ेगी तो पीने की आवश्यकता घटेगी नहीं, बढ़ेगी। उसमें हम कोई ऐसा विविधीकरण का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाएंगे। अभी जितना पानी शरीर को चाहिए वो जाना ही चाहिए शरीर में। बाकी चीजों में हम इसका कुछ न कुछ प्रबंध हम कर सकते हैं। इसलिए खेती में जो पानी उपयोग होता है उसको कम करें। इसमें माइक्रो इरिगेशन, जिसके ऊपर हमारा सिंचाई विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है, मेकाडा के नाते से हमने बजट की भी छूट दी है कि इसमें जो भी हमको सब्सिडी देनी है, जो भी प्रावधान करने हैं, लोगों को अवेयरनेस उनमें बढ़ानी है किसानों में। और नए बिजली कनेक्शन तो हमने जो बहुत गहराई में पानी में चले गए हैं उनको कंडीशन भी लगाई है कि जहां माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगाएंगे वहीं बिजली का कनेक्शन हम देंगे। हमारा कोई इसमें दूसरा कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक तौर पर तो सरकार के ऊपर ज्यादा ही पड़ेगा, लेकिन पानी बचाना उसके पीछे यही एक उद्देश्य है। तो इसमें मेकाडा ने भी बहुत अच्छा काम किया है, चाहे खाले, पंप, चैनल, पंप हाउसों का रखरखाव, उसको सबको एक आधुनिकीकरण के तरीके से आवश्यकता के हिसाब से वो हम सब कर रहे हैं। और इसके करने से निश्चित रूप से पानी का जो रिसाव होता है, क्योंकि पानी जिस भी आवश्यकता के लिए जहां भेजना है वहां उतना ही जाए। रिसाव अगर होता है तो वो न किसान के उपयोग का है और न ही पानी की दृष्टि से उसका कोई बचाव होगा, बल्कि उसका कोई ना कोई नुकसान ही होता है। तो इसके ऊपर भी बहुत सब जो काम कर रहे हैं, चाहे वो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, सारे आंकड़े तो हमारे प्रेजेंटेशन में सब लोगों ने बताए ही हैं। तो उस नाते से इस पर हमको जो काम करना है वो हम सब काम कर रहे हैं। तालाबों का बहुत अच्छा काम हो रहा है, जैसे बताया गया, उसमें 18,000 तालाब हरियाणा के हैं। इन 18,000 में बहुत तालाब तो ओवरफ्लो रहते हैं बरसात के दिनों में, पोल्यूटेड है। बहुत तालाब ऐसे हैं सूखे पड़े रहते हैं। तो ऐसे इनका एक सम्यक संतुलन बैठा रहे ताकि उस तालाब में भी जितना पानी है उसका रिचार्जिंग के लिए उपयोग आए और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जैसे परंपरागत तौर पर काम आता था किसानों के, वो पानी काम आए। तब होगा जब वो पानी साफ रहेगा। पॉल्यूटेड होगा तो पशु भी नहीं पिएगा उसको। तो इस प्रकार से उस पर भी काम लगातार चल रहा है और एक महत्वाकांक्षी टारगेट हमारी तालाब अथॉरिटी के द्वारा ये जो लिया जा रहा है उसको भी हम एक गति देकर के उसको पूरा कर रहे हैं। मुझे लगता है सभी विभाग उसके अंदर काम करेंगे। अभी तक पंचायत विभाग ने भी इसमें सहयोग किया है। लगभग 2650 जो तालाब हैं इनकी योजना बन गई है। इसके अलावा बाकी तालाबों की योजना भी और सब बन रही है। जहां एक तरफ पंजाब के साथ एसवाईएल के पानी को लेकर बातचीत के जरिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिमाचल के साथ भी किसाऊ डैम पर बातचीत चल रही है। कई बार हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ इस विषय पर खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक कर चुके हैं। किसाऊ डैम से जहां हरियाणा को पानी की आपूर्ति होगी, तो वहीं यहां से पैदा होने वाली बिजली में भी हरियाणा का हिस्सा होगा। इसके अलावा पानी बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने हर गाँव में पीजोमीटर लगवाए हैं, जिसके जरिए भूजल स्तर को मापा जा रहा है। भूजल के संकट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने खेती में कम पानी का खर्च करने के कल्चर को भी पैदा किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार जल संरक्षण में 3R के सिद्धांत की ओर बढ़ रही है। सरकार ने हरियाणा अमृत जल क्रांति मुहिम की भी शुरुआत की थी। सरकार यहाँ के लोगों को जल के संरक्षण के लिए इस 3R के सिद्धांत के लिए जागरूक भी कर रही है। 3 में से पहले R का मतलब रिड्यूस है।
मतलब कि पानी का कम इस्तेमाल, फिर रिसाइकल यानी कि पुनः चक्रण, और फिर रीयूज जिसका मतलब है पानी का दोबारा इस्तेमाल। कुल मिलाकर अनगिनत ऐसे कदम पानी बचाने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, जिससे कि भूजल संकट से उबरा जा सके। चलिए, हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।